हरियाणा में अगर ऐसे देखें तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, कांग्रेस बीजेपी। लेकिन इस दो ध्रुवी लड़ाई में दो और कोण बन रहे हैं, दो और एंगल। अब उनकी सियासी अहमियत क्या होगी, सियासी हैसियत क्या होगी, जनता उनकी झोली में कितनी सीटें देगी या नहीं देगी, ये बात की बात है। लेकिन दो और जो कोण बन रहा है, दो और धुरी जो बन रही है, दो और गठबंधन जो बन रहा है। एक गठबंधन है इनेलो, मतलब लोकदल जो चौटाला की पार्टी है, और उसके साथ बीएसपी। और दूसरा गठबंधन बन रहा है जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, चौटाला परिवार की ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनका गठबंधन चंद्रशेखर आजाद से, जो आजाद समाज पार्टी है। अब चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने गठबंधन का ऐलान किया। 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जेजेपी यही नाम है ना, और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी। दुष्यंत चौटाला करीब करीब 4 साल, 4.25 साल तक बीजेपी के साथ थे। 10 सीटें पिछली बार मिली थी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को। और अगर दुष्यंत चौटाला 2019 में बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। बीजेपी ने 40 सीटें हासिल की थी, 45 पर बहुमत, 90 की असेंबली। कांग्रेस 31 सीटें पाकर बहुमत से दूर थी। लेकिन दुष्यंत चौटाला की बैसाखी पर सरकार चली। बाद में दुष्यंत चौटाला यूज एंड थ्रो के शिकार हुए, क्योंकि बीजेपी ने अपने दम पर कुछ जुगाड़ कर लिया भारत। तो अब ये नए जो समीकरण बन रहे हैं, उस समीकरण से हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है, और क्या उस जो नए साझेदार पार्टनर बन रहे हैं वो कुछ उलट पुलट करेंगे हरियाणा के चुनावी उसको। तो पहले तो जो ये हुआ है, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला ने जो हाथ मिलाया है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया, तस्वीर हाथ मिलाते हुए दोनों की, और उसके बाद कि 70 और 20 पर लड़ेंगे। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इस गठबंधन के ऐलान के साथ क्या देखते हैं। और एक दूसरा मैंने बताया, और एक थोड़ा पारिवारिक भी बता दीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों को पता चले कि दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल, ये फैमिली ट्री क्या है, क्योंकि लोग कन्फ्यूज भी करते हैं, सब चौटाला चौटाला है, अलग अलग है। अजीत जी, धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरुआत में ही कह दी, और वही सारे शो का क्रक्स है। आपने कहा कि चुनाव अपेरेंटली दिखता है बाइपोलर, जो इस लोकसभा चुनाव के साथ भी दिखा आपको कि 5-5 हो गया, 5-5 सीटें हो गई, और 5-5 नहीं हो गया अजीत जी, बाकी सबका निपटारा भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, जो जेजेपी की बात करें, जेजेपी जिसके 14.87% वोट थे पिछली बार, वो इस बार कुल 0.87 पे आकर के टिक गई। दुष्यंत चौटाला की पार्टी, वो फैमिली ट्री भी मैं बताऊंगा अभी। और जो आईएनएलडी थी वो 1.56% पे आके सिमट गई। पिछली बार का अगर आप विधानसभा चुनाव देखें, देखिए हर चीज को जोड़ के ही चलना पड़ेगा, वोटिंग पैटर्न भी देखने पड़ेंगे ताकि दर्शकों को क्लैरिटी हो एकदम। 2019 के चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था जी। अगर आपको ध्यान हो, पुलवामा की लहर के बाद चुनाव हुआ लोकसभा का, और लोकसभा के चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग क्या हुआ था कि 10 की 10 सीटें बीजेपी ले गई। 58% हाईएस्ट एवर पॉसिबल स्कोर, 58% वोट अकेले बीजेपी का आया। फिर आप बात करिए कांग्रेस की, कांग्रेस कुल मिला के 28.2% पे सीमित हो गई, और 10 की 10 उनको आ गई। और उस लाइट में 5 महीने बाद अक्टूबर में चुनाव हुआ। मई में पहले लोकसभा हुआ, और अक्टूबर में 19 की बात कर रहे हो। 19 में बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जी। आपने देखा बीजेपी ने तमाम वो जो प्रोपेगेंडा जो वो करते हैं तमाम, उसमें क्या हुआ कि बीजेपी ने कहा था 75 पार, चैनलों ने दिखाया 78 से 83, और बीजेपी की सीट आई 40, जैसा आपने पिछली बार चर्चा की थी। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग गेम था कि जो 6 महीने पहले जेजेपी का क्लियर कर दूं, चौधरी देवीलाल को सब जानते हैं, सारे दर्शक जानते हैं, उनके सुपुत्र हैं ओम प्रकाश चौटाला साहब। ओम प्रकाश चौटाला साहब के 2 सुपुत्र हैं, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला। जो अभय सिंह चौटाला है वो आज भी चौटाला साहब के साथ मिलकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चलाते हैं। ओम प्रकाश चौटाला पिता के साथ है। और जो अजय सिंह चौटाला और उनके सुपुत्र हैं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, वो जेजेपी को चलाते हैं। और 2019 में अगर आपको ध्यान है, गोहाना में रैली हुई थी, और वहां इस परिवार में उस फूट की आधारशिला रखी गई थी, जब चौटाला साहब की भी हुटिंग कर दी गई थी रैली के दौरान। चौटाला साहब की पार्टी की रैली, वहीं पर हुटिंग हुई। चौटाला साहब जब बोल रहे हैं तो ओम प्रकाश चौटाला की, ओम प्रकाश चौटाला साहब को, ओम प्रकाश चौटाला साहब की पार्टी, वो पार्टी के सुप्रीमो, और जब वो बोलना शुरू हुए तो उनकी हुटिंग हुई, और वहां पर सीएम आया करके दुष्यंत के लिए कहा गया, और दैट वाज द रूट कॉज, वहां से पार्टी टूट गई।
तो उस चुनाव के बाद क्या हुआ अजीत जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ 5 महीने बाद, यानी कि मई में चुनाव हुआ लोकसभा का, 58 और 58% बीजेपी, 28% कांग्रेस। और जब विधानसभा 2019 बात 19 की, और 2019 के जब विधानसभा में गए आप अक्टूबर के अंदर, तो वहां पर जेजेपी को 14.84% वोट मिला, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो असंतुष्ट थे, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे बीजेपी के थे, उनके लिए बहुत बढ़िया जगह बन गई नेचुरल कि वहां जाके चुनाव लड़ लो। उनके पास अपना कार्डर नहीं था, तो उनकी मौज आ गई। तो 14.84% वोट उनके आए, 10 सीट आई। उनका नारा था कि अब की बार भाजपा यमुना पार। और जैसे ही 10 सीट आई, बिना मांगे वो बन गए खट्टर साहब के पक्के यार। अमित शाह के घर पहुंचे और उनके बन गए यार। और उसके बाद फिर हरियाणा में जो भी हुआ वो सबने देखा। 4.5 साल सत्ता का आनंद लिया। उसके बाद जो पहले अग्निवीर बने राजनीति के, वो श्रीमान दुष्यंत चौटाला बने। वो बीजेपी ने करना ही था। हम ये सोचते थे, ईमानदारी की बात है जी, माननी चाहिए कुछ बातें। जिस दिन इनका गठबंधन हुआ था उस दिन मैंने ये कहा रात को कि भाई चुनाव से 5-4 महीने पहले दुष्यंत चौटाला भाग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया। दुष्यंत चौटाला उसके खट्टर साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हो गया उल्टा। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने एलआई को उठा के यूं कर दिया। ये कभी नहीं सुना होगा आपने। और जिसके दम पर सरकार बनी थी, जिसके दम पर बने और जिसके दम पे चले, ठीक है, हाँ, उसको उठाया और यूं कर दिया और वो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। दुष्यंत चौटाला साहब अग्निवीर हो गए। हाँ। और उसके बाद की कहानी अब आप सबके सामने। हाँ, अब आते हैं ताजा और ये एक लाइन खाली बताइए, ये हम आज के सियासी समीकरण को समझने से पहले इन लोग का बीएसपी से गठबंधन और दुष्यंत चौटाला की पार्टी का आजाद समाज पार्टी से गठबंधन, इसका असर समझने से पहले अभय चौटाला और अजय चौटाला में एकदम संवादहीनता है शायद, लगभग अगर कोई हारी बीमारी दुख सुख ना हो, अदरवाइज दो धुरी है। हाँ, बिल्कुल दो अलग अलग धुरी। आई डोंट थिंक दे आर ऑन स्पीकिंग टर्म्स। ओके, ठीक है। अब आते हैं, अब हम दोनों के उसको डाइसेक्ट अगर करें कि चूंकि कल बहुत प्रचारित वो हुआ, आज के अखबारों के सुर्खियां हैं कि जेजेपी और एएसपी मतलब आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन क्या फ़र्क डालेगा। वैसे देखें तो आज़ाद समाज पार्टी ने राजस्थान चुनाव के दौरान भी हनुमान बेनीवाल के साथ चुनाव लड़ा और कोई उसका नतीजा निकला नहीं। लेकिन चुनाव में किसी भी संगठन को हक है अपना चुनाव मैदान में उतरने का, और कांसीराम का नारा था, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। तो पार्टियां ऐसे बनती है। अब आते हैं कि इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है अगर ये गठबंधन बनता है तो। दुष्यंत चौटाला चूंकि 10 थे तो वहां से अब कहाँ दिखते हैं? दुष्यंत चौटाला का तो खाता ही खुलना मुश्किल है जी। अच्छा, 0.87% वोट तो लोकसभा नहीं, विधानसभा जब आप उसको विधानसभा में बाइफरकेट करेंगे, ठीक है, लेकिन तो सबसे इंटरेस्टिंग बात आप जान के हैरान हो जाएंगे, हिसार सीट से उनकी माताजी, खुद की माताजी चुनाव लड़ रही थी, नैना चौटाला जी, उनकी उचाड़ा में भी जमा नजर थी। जो उचाड़ा, जो दुष्यंत चौटाला की खुद की कंस्टिट्यूएंसी, डिप्टी सीएम फॉर 4.5 years, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अगर जमानत जब्त होगी तो बाकी तो छोड़ दीजिए। फिर देखिए, आपने बड़ा अच्छा कहा शुरू में कि बाइपोलर चुनाव है और इसको बहुकोणीय बनाने की कोशिश की जा रही है, वही अच्छा शब्द है। और इसको अगर मैं राजनीतिक भाषा में या जुमले की भाषा में कहूँ तो तुम्हें कोई और नहीं, मुझे कोई ठौर नहीं। ये स्थिति है दुष्यंत चौटाला की और अपने जो ये आपने एएसपी जो पार्टी कही, और जो इनेलो और बीएसपी की हालत है वो भी लगभग वैसी ही है। आप कहेंगे साहब कैसे? हाँ, अब बीच में एक ऐड कर दूं, चूंकि आज़ाद समाज पार्टी को दलितों की पार्टी कहा जाता है और उसका वोट बैंक भी वही है, और हरियाणा में लगभग 20-22% दलित वोट हैं और लगभग 20-22% जाट वोट हैं। 22.2। हाँ, वही लगभग वही आंकड़े हैं। तो जाट तो एक परिवार है ही, चौटाला परिवार, और उसके बाद दलित कॉम्बिनेशन, तो इसलिए भी ये इस तरह के जातीय समीकरण होते हैं। अब यहाँ देखिए दिलचस्प बात, दुष्यंत चौटाला के साथ दलित कॉम्बिनेशन के नाम पर आज़ाद समाज पार्टी, उधर अभय चौटाला के साथ दलित कॉम्बिनेशन के नाम पर बीएसपी, दोनों ने एक एक लगाया है साथ में डब्बा, फोर्स मल्टीप्लायर। हाँ जी। अब जो आप कह रहे थे कि इस चुनाव में देखिए, ये भी तो है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा में फर्क आ जाता है। दिल्ली में ही सारी सीटें बीजेपी जीत गई और तुरंत विधानसभा में 67 और 62 2 बार हुआ। बहुत फर्क आता है, आपने बहुत सही कहा। और ये फर्क हरियाणा ने 2019 में भी देखा कि 58% वाली बीजेपी 36 पे आ गई थी, 28% वाली कांग्रेस 34 पे आ गई थी। ये हमेशा होता है। लेकिन सर, एक इंटरेस्टिंग बात जो आप परसों भी बात कर रहे थे, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, हरियाणा के अंदर मैंने उस दिन भी कहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला आमतौर पे होता है, एक रीजनल फोर्स हमेशा रहती है फ्रॉम 66 टिल डेट। इस बार दुर्भाग्य से वो रीजनल फोर्स खत्म कर दी गई है
इनेलो तो अपने कारणों से खत्म हो गई, अभय सिंह चौटाला की, चौटाला साहब की पार्टी, और दुष्यंत चौटाला को जो मनोहरलाल खट्टर की यारी थी वो उनको भारी पड़ गई, वो उसमें निपट गए। अगर आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो 19% से ऊपर वोट थर्ड फ्रंट को गए थे, थर्ड फोर्स को 19%, जिसमें 14% दुष्यंत, 15% जेजेपी लगभग और 2.5% इन लो लगभग, और नहीं उसके बाद और भी छिटपुट आधा परसेंट, 19% के आसपास वोट 2019 में इधर उधर हुए थे। और उसका परिणाम ये हुआ था कि तो निर्दलीय को देखेंगे 14% निर्दलीय को भी गए। जी। तो वो उसमें जो बंटवारा हुआ ना जिस तरीके का, तो उसमें कांग्रेस का नुकसान हुआ बड़ा भारी। इस बार जो आपने बहुत सही बात कही कि सबकी जो वोट है, सबकी जो नजर है सियासी दलों की, वो है दलित वोट बैंक पर। पहले हरियाणा में क्या बीजेपी का खेल होता था कि जाट वोट बैंक को जितना उसके बंटवा दो, हमेशा से 2014 में देखा, 19 में देखा। इस बार पहली बार है कि दलित वोट को बंटवा दो। उसका कारण हमें समझना पड़ेगा, और वो कारण ये है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को ने एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया। आरक्षण खत्म होगा, संविधान की बात की, और दलित और जाट एक साथ आ गए। अब जो खतरा बीजेपी को, अगर ये पैटर्न विधानसभा में चालू हो गया फिर क्या करोगे आप? ये बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा है। तो इसलिए इनेलो और बसपा, इनका आज अलायंस नहीं, पहले भी एक आध बार अलायंस हुआ, लेकिन इनके अलायंस का हश्र क्या हुआ वो भी देखना जरूरी है। आपने कहा हरियाणा में एएसपी, पहले चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की बात की, अब आप हरियाणा में आ रहे, तो मैं तो आपसे एक आग्रह करूंगा कि हरियाणा में जहां भी जाए, जब भी आप ग्रुप्स में आपकी आदत है मिलने की, तो उनसे ही पूछेगा यार ये एएसपी क्या है, किसी को नहीं पता ऑनेस्टली। चंद्रशेखर आजाद को मैं भी जानता हूँ, एएसपी को मतलब अपेरेंटली वी डोंट रिकलेक्ट। ये हरियाणा की स्थिति है, इनका हरियाणा में कुछ नहीं है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि एक दलितों का प्रतिनिधि जो उत्तर प्रदेश से आता है, चुनाव जीता है, वो हमारे साथ है। दलित वोट बैंक को एक तरीके से, कुछ पक्ष को अगर कोई होता है तो, चूंकि चुनाव नगीना से जीत गए वो, तो एक उनकी हैसियत में, सियासी हैसियत में जबरदस्त इजाफा मानना उत्तर प्रदेश के साथ, वो भी बीएसपी, बीजेपी और सपा सबके सामने लड़के, मल्टीपोलर कंटेस्ट के अंदर अच्छा चुनौती थी, अच्छा चुनाव में लड़े, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हरियाणा में उनको कोई जानता है? क्या हरियाणा के लोग दलित लीडरशिप के लिए चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं या उनकी तरफ देखते हैं? सवाल है। अब आप बात कीजिए तो जेजेपी और एएसपी, कमाल देखिए, जिस एएसपी को हरियाणा में कोई जानता नहीं, उसके पास 20 सीट दे दिया आपने अलायंस में, वो क्या करेंगे? उनके पास कैंडिडेट है, उनके पास काडर है, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ भी नहीं, कोई जानता भी नहीं। लेकिन वो एक मैसेजिंग की बात है। 70 आप दुष्यंत ने अपने पास रखी, 20 उनको दे। इसी तरीके से आईएनएलडी को देख के भी मैं हैरान था। आईएनएलडी को और बीएसपी को देखेंगे तो आपको एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना दिखेगा। इनेलो को 53 सीट मिली, आईएनएलडी जिसको हम बोलते हैं, अभय सिंह की, और बीएसपी को 37 सीट मिली। इसमें अगर आप आगे चलेंगे तो ये गठबंधन पहले भी मतलब रहा है, लेकिन इन दोनों पार्टियों की हैसियत हरियाणा में क्या रही है वो भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी है। 2019 में आईएनएलडी ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 90 में से 81 पर चुनाव लड़ा, 78 पर अजीत जमानत जब्त हो गई इनेलो की, एक सीट जीत पाए, 1 सीट जीत पाए, 2 पे जमानत बची, 2.5% वोट, 2.44%। और जब आप बात करते हैं बीएसपी की, बीएसपी के वोट शेयर मिला 4.14% 19 में, लेकिन 87 सीटों पर चुनाव लड़ा, 82 पर जमानत जब्त हो गई, सीट कोई नहीं मिली। तो अगर इन सारे वोट्स को आप, पहली बात तो ये कि इस बार जैसा आपने शुरू में कहा इंट्रोडक्शन में कि बाइपोलर चुनाव का एक माहौल बना हुआ है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, आइदर में इन दोनों पार्टियों का लोकसभा चुनाव में जो हश्र हुआ है, उसके बाद आपने ये कॉम्बिनेशन भी कर लिया, तो ये दोनों परसेंटेज में कह रहा हूं अगर रिटेन भी कर ले, जो कि नहीं होगा। उसका कारण है कि जो 2.44 आपको 19 में मिले थे वो 24 में आते आते 1.53 हो गया है इनेलो का, और बीएसपी का उससे भी कम हो गया 2% के आसपास। तो सवाल ये है कि ये सारी चीज एक दलित वोट बैंक में, क्योंकि जाट वोट बैंक नहीं बट पाएगा, ये इस क्लियर हो गया, वो सारा का सारा कांग्रेस की तरफ, और जो भी बीजेपी को मिलता है जितना, वो एक शहर के वो सब। वैसी सूरत में इस बार एक सूत्री टारगेट पे है दलित, कि 21% का मेजर चंक है, उसको किस तरीके से डिवाइड कर पाओ आप, 2 जगह नहीं, कोशिश करो 4 जगह, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी और बीजेपी। ये कौन कोशिश करेगा? ये करे कोशिश करो, ये जो अलायंस हो रहे हैं, कोशिश का है किस्सा। तो टारगेट दलित, टारगेट इस बार दलित है, क्योंकि जाट वोट बैंक बंटवारे की गुंजाइश नहीं बची, तो इस बार वहां कोशिश की कोई मेजर चंक है, सिंगल मेजर चंक या तो जाट है। जाट में क्यों करे बंटवारे की गुंजाइश नहीं? क्योंकि दोनों पार्टियां घर बैठ गई। जेजेपी की जो हालत है, जो लोकसभा चुनाव में हुआ, उसके बाद कितना रिवाइव करेगी? कैंडिडेट भी नहीं। पहले क्या होता था जी नहीं, लेकिन 10 सीट अगर पिछली बार मिली, तो इस बार क्यों मान रहे हैं कि कुछ कोई? बहुत बढ़िया सवाल है जी। पिछली बार मैंने जैसे आपको शुरू में कहा,
कांग्रेस पार्टी के अंदर आज 2,500 प्रत्याशी टिकट मांगने वाले, सीट 90, तो सीट टिकट तो 90 ही मिलेंगी, 2410 तो बेरोजगार रहेंगे। वो भाग के जगह ढूंढते थे और सबसे पहले किसके पास? जेजेपी के पास जा रहे थे। नया फेस था, नई पार्टी थी, कोई पीछे लाइबिलिटी नहीं थी, फ्रेश लड़का था। वो सारे के सारे वहां कौन कौन गए? आप उनके एमएलए गिनिए। राम कुमार गौतम था उनका एमएलए। उनका एमएलए कौन था? उनका एमएलए देवेंद्र बबली था, जिसने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को निपटा दिया बहुत कायदे से, 50,000 प्लस वोटों जीतो। वो सारे वो लोग थे, दबंग लोग, जिनको एरिया के अंदर वो था जनसमर्थन, लेकिन अपनी पार्टियों से किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला, चाहे वो गुटबाजी कहिए, जो भी कहिए। लेकिन इस बार हालत ये है कि कोई भी, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, इन लोगों के पास तो फिर भी शायद कोई चला जाए भुला भटका, क्योंकि बीएसपी साथ है। जेजेपी के पास तो अपने 70 कैंडिडेट पूरे करने मुश्किल है, और यही कारण है कि उन्होंने 20 सीट चंद्रशेखर आजाद को दे दी। हालात ग्राउंड पे ये है इस बार के, जो देखिए साहब, राजनीति के अंदर मैंने आपसे एक दिन पहले भी चर्चा की थी फोन पे, सियासत का एक बेसिक हरियाणा का फंडा है। आपने घोषणा पत्र में चंद वायदे किए, आप पूरे नहीं कर पाए, लोग माफ कर देते, कोई बड़ी बात नहीं, अगली बार कर देंगे। वो आपके फेस वैल्यू पे, आपकी हरकतों पर डिपेंड करता है, हाउ यू रन। लेकिन अगर आपने हरियाणा जैसे प्रदेश में कहा कुछ और कर दिया कुछ, तो उस विश्वासघात को हरियाणा का आदमी बर्दाश्त नहीं करता। दुष्यंत चौटाला का बहुत ब्राइट फ्यूचर था, कोई शक नहीं है इसमें। और अगर पिछली बार वो ये 10 सीटों को लेकर के अपोजिशन में रहते, आज वो मेन कंटेंशन में होते। ट्रायंगुलर मुकाबला जो हरियाणा में 66 से होता है वही होता, लेकिन उनको सत्ता की जल्दी थी। और दूसरी बात की, जैसे एक जाट जो आपने कहा ना, एक फैक्टर ये भी होगा कि किसान आंदोलन जो 13 महीने चला, उसमें दुष्यंत चौटाला उससे दूर थे, न सिर्फ दूर थे बल्कि एक तरह से उसके खिलाफ ही थे, मान लीजिए। और कल उनके पिता का बयान आया है, अजय चौटाला हुए ना उनके फादर, उनका बयान आया है उसी दौर कोविड का जिक्र करते हुए, किसान आंदोलन की बीमारी भी सामने आ गई। कितना आपत्तिजनक शब्द। किसान आंदोलन को बीमारी कह दिया। चौधरी देवीलाल के पोते हैं अजय चौटाला, हाँ, जिनकी पूरी सियासत किस पे थी? किसानों पे। और आप किसानों के संघर्ष को बीमारी बता रहे हैं, और फिर आप कहते हैं हम तो वोट भी लेंगे। तो वो फैक्टर भी एक दुष्यंत के लिए, और बल्कि उस समय ये भी हुआ था, अगर मुझे याद है, सही कह रहा हूं, कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था किसान आंदोलन के मुद्दे पर, किसानों की मांगों के समर्थन में बाई इलेक्शन हुआ और फिर जीत के आए। ये क्रेडिट, तो उन्होंने क्रेडिट तो है कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, किसान के आंदोलन का समर्थन किया, सिंगू बॉर्डर या उधर टिकरी बॉर्डर पर गए, सभाएं पंचायतें की, और उसके बाद फिर से जीत के आ गए। ठीक है, तो वो किसान के साथ थे, और अजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला उसके खिलाफ थे, उस आंदोलन के, चूंकि बीजेपी के साथ थे। तो एक फैक्टर ये भी होगा कंसिडरेशन, दोनों मेजर फैक्टर। हाँ, देखिए, चौधरी देवीलाल का जो खून है, ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश के बाद अजय और अभय, और फिर दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत तो चौथी पीढ़ी में आ गए ना। जब अजय ही ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की बीमारी शुरू हो गई थी, तो आप कल्पना कर सकते हैं। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो आपका कोर वोट बैंक है वो तो किसान ही था ना। जयदेवलाल के पास तो और था क्या? किसान कह लीजिए, जाट कह लीजिए, अपने दम पे तो उन्होंने कब सरकार बढ़ाई? हमेशा बीजेपी के साथ ही चलते थे। जो मैं बात आपको कह रहा था, जो रहेगी बीच में, हर चीज बर्दाश्त कर सकता है हरियाणा का आदमी, विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करता। आपने मांग करी, घोषणा करी, 5100 रुपये पेंशन भी भूल गए लोग, नहीं किया भाई, बीजेपी सीनियर पार्टनर थी। लेकिन ये जो चीज, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग है, आप कहोगे ये कंट्राडिक्शन कैसे? बीजेपी और ये कभी से अलायंस रही, आपको ध्यान हो 87 में, उससे पहले नेचुरल आई लगातार। और पहली बार ये हुआ कि बीजेपी के खट्टर को साथ देने के बाद दुष्यंत चौटाला की हालत है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में जो व्यक्तिगत नाराजगी थी वो खट्टर के कारनामों से थी। और वो कारनामे क्या थे? सड़कों पे बोल्डर्स लगवाना, किले गड़वाना, किसानों को दिल्ली में ताड़े देना, और वो सारे का सारा जो एंटी ग्रामीण, एंटी किसान, एंटी पहलवान, और जो भी गया, आप अजीत जी हैरान रह जाएंगे इन 10 सालों में हरियाणा के अंदर जो भी आंदोलन हुआ, सब पे डंडे पिटे। वही चंडीगढ़ गया, बेटा डंडे खाए दिया, सबके ऊपर वाटर कैनन मिले। ऐसी तो कोई बात नहीं, आप बैठ के बात कर सकते हो, डेमोक्रेसी, तमाम चीजें। तो अब हम अगर फिर आते हैं उस पर कि तो उस हिसाब से आपका आज का आकलन, असेसमेंट, हालांकि देखिए फाइनल टिकट सबका हो, टिकट गुटबाजी कांग्रेस में भी है, गुटबाजी बीजेपी में भी है, बीजेपी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, उधर शैलजा वर्सेस मतलब हुडा, और वो सब भी कहानी है। इस बीच शैलजा की दावेदारी को दीपक बावरिया ने बयान दे के कि लोकसभा सदस्य या सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, एक तरह से मुख्यमंत्री, और टिकट मिलने की फिलहाल दावेदारी खारिज भी किया, तो वो सब है। लेकिन अब मैं अगर इसको चुनाव के नज़रिए से समझूं, तो अभी आपको जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी
का कॉम्बिनेशन कहाँ दिखता है? नहीं, मुझे देखिए, मैं तो आपको पहले कहा कि आजाद समाज पार्टी को तो हरियाणा में कोई जानता नहीं। चंद्रशेखर आजाद की कितनी मार्केटिंग कर पाएंगे वो एक सीमा है, क्योंकि बिल्कुल ही फ्रेश, मतलब उस तरीके से ना, अभी एमपी भी ताजे ही बने हैं। कोई बहुत बड़ा ऐसा कंट्रीब्यूशन हरियाणा की सियासत में उनको कोई फेस से भी जानता हो दलितों में, ऐसा नहीं। जेजेपी की मुट्ठी खुली हुई है, बाहर से कोई उनके पास आने वाला नहीं, कोई नहीं आएगा, बी रेस्ट एश्योर्ड ना, क्योंकि उनके साथ जाने का मतलब है उनकी लाइबिलिटी को अपने ऊपर ले लेना। मेरी अगर 100 वोट आ रही है और मैं जेजेपी का कैंडिडेट हूँ तो ये समझ लीजिए 70 तो इस बात पे जाएंगी। दिस इज ए फैक्ट, क्योंकि चिड़ ताजी हो सकता है अगले चुनाव में बहुत अच्छा कर जाए, राजनीति कभी संभावना अकेले। इस बार की सूरत हाल ये है, मुझे लगता है कि आईएनएलडी की तो हो सकता है फिर भी एक आध सीट आ जाए, एक आध, अभय सिंह की सीट इलाहाबाद वाली शायद आ जाए, एक आध सीट मल्टीपोलर कंटेस्ट भी हो जाते हैं कई बार। कांग्रेस ने कलर टिकट दे दी, बीजेपी वाला भी आदमी वो नहीं आया, और कोई इंडिपेंडेंट या कोई बड़े गांव का या बड़े गोत्र का कोई व्यक्ति, हरियाणा में ये सब बहुत चलता है। मल्टीपोलर कंटेस्ट के अंदर इनेलो को तो फिर भी हो सकता है कुछ सीटें आ जाए, कुछ, एक आध, दो, तीन। मुझे जेजेपी और एएसपी का खाता खुलता नहीं दिखता। अच्छा, ये बहुत आम बात बोल रहे हैं, बहुत, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आज डेट और टाइम भी नोट की जा सकती है इस बात की कि हालत बहुत ही ज्यादा। आपके हिसाब से जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का खाता खुलता नहीं खुलेगा, और ये बात हम 4 अक्टूबर को, मुझे लगता है, इस पर अपने चर्चा भी करनी चाहिए। हाँ, तो ये बहुत आम बात कही, जबकि 10 सीटें दुष्यंत चौटाला की पिछली बार थी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी को लगभग 15% वोट मिले। दुष्यंत चौटाला की पार्टी 4.25 साल तक सरकार में रही और वो खुद कहें तो डिप्टी सीएम रहे। तो अब एक आपने जेजेपी की कही, उसके बाद नहीं, ये सारी सूरत हाल इस टाइम है कि जो कुछ से सामने दिख रहा है आपको, इसमें केवल और केवल दलित वोटों को एक सेंध लगाने की बात है। कोशिश करके कितना मैक्सिमम कर पाएंगे। लेकिन हरियाणा में एक और भी चीज है जी, माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एनवायरनमेंट जो ओवरऑल। अच्छा, एक चीज बताइए, बीच में अचानक आया, अभी हमारे सहयोगी ने एक भेजा कि जो एक बयान आया है दुष्यंत चौटाला का कि अब भाजपा के संग मैं नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने कहा, अब ना मैं भाजपा में जाने वाला हूं ना ही गठबंधन करने वाला हूं। ये कहने का क्या मतलब है? और उसका आगे का नहीं सुना आपने, मनोहर लाल ने क्या कहा? वो कहा कि बुलाया किसने? हाँ, आमंत्रित किसने किया? मनोहर लाल का। मनोहर लाल उससे भी ज्यादा एरोगेंट थे। उन्होंने कहा, देखिए ना, तो बीजेपी और उन्होंने कैसे अलायंस तोड़ा, उनके चक्कर में मनोहर लाल की भी नौकरी चली गई, उनको निपटाना था, मनोहर लाल साथ निपट के पैकेज में। लेकिन हकीकत क्या है, जब हालात इस पॉइंट पर आ गए, दुष्यंत तो ये कहता है कि मुझे तो एक सीट चाहिए थी सार की, वो भी नहीं दी, और इस बात पे हमारा अलायंस टूटा। लेकिन हकीकत क्या थी कि वो जो उनके 5 साल के 4.5 साल के कारनामे थे, करप्शन के आरोप थे, तमाम चीजें थी, बीजेपी उस लाइबिलिटी को लेके आगे नहीं जाना चाह रही थी। और पहली बार ये हुआ कि बीजेपी ने अपने एलआई को बाहर कर दिया और मुख्यमंत्री बदल दिया। लेकिन मनोहर लाल खट्टर एक बात तो जायज करे कि वो बीजेपी में नहीं आएंगे, ये बात तो चलो उनकी बात है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर बुला कौन रहा है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, धक्के मार के जिसको निकाला, हाँ। पिंड छुटाया है। नहीं, लेकिन राजनीति में तो देखिए क्या होता है कि जब आज आपको जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय फिर मान लीजिए ऐसी की स्थिति होगी और ऐसी जरूरत पड़ेगी, तो किसको पता कि कौन क्या लेके कहाँ चला जाए। जी, मधु कौड़ा अकेले होके झारखंड में मौज कर चुके हैं। अजीत जी, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हरियाणा की जब आप बात करेंगे, इनेलो और जेजेपी, हाँ, कभी भी कोई बात आई, अब भी आई, तो बिना मांगे बीजेपी के पास ही जाएंगे, हमेशा से। उसका कारण क्या है? उनका जो वोट बैंक है वो ग्रामीण वोट बैंक है, वो एक कास्ट का वोट बैंक है, और उधर से कांग्रेस का भी वोट बैंक वही मैच करता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से। तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं आएंगे। वो नेचुरल अलाई चौटाला की बात कर रहे हैं, अजय और अभय दोनों ही। ओके, वो कभी भी, जैसे मनोहर लाल खट्टर के साथ जाने का आत्मघाती फैसला हुआ, वैसे ही अगर कभी कांग्रेस के पास आए तो दुकान ही बंद हो जाएगी ना फिर तो, कि वो कांग्रेस का तो खिलाफत जो पूरी राजनीति चौधरी देवीलाल की 70 से और आज तक है, वो कांग्रेस विरोध की राजनीति है जी। अच्छा, चलिए, तो अब आपने एक बहुत अहम बात कह दी कि आपके हिसाब से जेजेपी और एएसपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। बहुत पहले, अभी चुनाव में, अभी समझिए 1 तारीख को चुनाव है, 1 अक्टूबर को, तारीख अगर दाएं बाएं हो जाए तो 2-4 दिन बाद भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो, और उसके बाद आते हैं अब आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन। मैंने आपको कहा उसके क्या नाम है, अभय सिंह चौटाला की इलाहाबाद सीट आ सकती है। मुझे लगता है कि वो कहीं उचाना में जाके भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे उनकी आदत है मिस एडवेंचर करने की। इनेलो का पूरा इतिहास है कि वो जो बड़ा लीडर होता है वहां जाके करते हैं काम। तो इलाहाबाद सीट आ सकती है, और कुछ मल्टीपोलर कंटेस्ट में बाई डिफॉल्ट हो सकता है एक आध सीट होना, ऐसी सूरत। बाकी जो आपको दिखेगा बीएसपी का कुछ नहीं, वो तो अलायंस में ही है ना। हाँ, तो अलायंस में जो बीजेपी बीएसपी 37 सीटें, ना कोई ऐसा चेहरा है, ना कोई ऐसा कैंडिडेट है। पिछली बार भी उन्होंने 87 पे लड़ा, 82 पे जमानत जब तो ये थी, 5 पे जमानत बची थी,
बीएसपी का कोई ऐसी सूरत हाल मुझे नहीं दिखता कि कोई खाता खुलेगा। फिर वही बात है, मल्टीपोलर कंटेस्ट कहीं बड़ा, बीएसपी ने कोई अच्छी टिकट दे दी कोई बड़े गोत्र के व्यक्ति की, बड़े गांव के व्यक्ति की, किसी को, देखिए वो संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि बीएसपी को आप देखेंगे तो 4.14% वोट शेयर है, जो अगर देखेंगे इनेलो की तुलना में 2019 का भी एक जीती तब भी 2.44 था। जी, और इनका 4.16, तो हो सकता है एक दो सीट निकल बाई डिफॉल्ट। जमुनानगर और अम्बाड़ा वाली जो बेल्ट है वहां पे इनका इतिहास भी रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सीटें कौन सी मिलती हैं इनको, कौन। और थोड़ा दलित फैक्टर जहाँ है, हालांकि वहाँ एक है कि दलित फैक्टर को साधने के लिए ही शैलजा, चूंकि एक कांग्रेस की चेहरा है, दलित परिवार से आती हैं, लेकिन खैर, तो मोटे तौर पर अगर हेमंत अत्री जी की माने कि त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय संघर्ष होने की कोई गुंजाइश फिलहाल के लिए नहीं दिखाई देती। बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, कांग्रेस सीधा कॉन्टेस्ट है। अगर कोई एक आध सीट पे उधर उधर हुआ तो उसका कारण वही होगा कि कोई अच्छा कैंडिडेट, कोई बाहुबली, उसका मतलब मेन कास्ट का, बड़े गांव का। हमारे यहाँ गोत्र बहुत सारी चीजें चलती हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, अम्बाड़ा और यमुनानगर की बेल्ट में बीएसपी का प्रभाव पहले रहा भी है। अभी अलग बात है कि मायावती का एक ओपन ब्रांडिंग है पूरे देश में। पंजाब हरियाणा में कांसीराम का ने काफी काम किया एक जमाने में, शुरुआत में। अभी दिक्कत ये है कि मायावती का बारे में ये मतलब हर जगह बन गया, चाहे यूपी देख लीजिए चाहे हरियाणा देख लीजिए, कि उनको बीजेपी यूज कर रही है। तो वैसी सूरत में उनका कैडर उनके साथ देता है, या जैसे उन्होंने लोकसभा में किया सारे कांग्रेस में चले गए, वो सूरत एक बार देखनी पड़ेगी। ऐसे मेरा बात। चलिए, तो ऐसे हम छोटी छोटी बातें करते रहेंगे, छोटे छोटे संवाद के जरिए आपसे, हेमंत अत्री साहब से। आने वाले समय में जब मैं हरियाणा की यात्रा पर निकलूंगा, कल परसों तरसों जब भी, तो तरह तरह से लोगों से बात करके समझने की कोशिश करूंगा। हमारे जरिए आप भी कुछ समझें, मैं भी कुछ समझूंगा, तो इसको ख़त्म करें। कुछ और आज के लिए पॉइंट है? थैंक यू। तो ये, और ख़ास तौर से रोहतक से हम लोगों के साथ इस बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए ये एनसीआर में आया, और अब हम अगली बार हो सकता है रोहतक जाएँ। देखते हैं कि अगली बार ये रोहतक से यहाँ आते हैं या मैं जाता हूँ, जब यात्रा पर निकलता हूँ तो मिलते हैं। लेकिन ये बातचीत, ये सिलसिला, जब भी कोई खबर आएगी, कोई ऐसा लगेगा जिसके विश्लेषण की ज़रूरत है, हेमंत अत्री साहब भी और भी लोग, उनके ज़रिए आप हमारे चैनल से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। हरियाणा के साथ कश्मीर में भी चूँकि चुनाव है, कोशिश करूँगा कि 8-10 दिन के लिए कश्मीर में भी जाऊँ, बहुत अहम है। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात चुनाव ये हो रहा है कि पूरा स्टेटहुड मिले बगैर यूटी कार्डर पर, जिस कश्मीर के लिए वादा किया गया था फ्लोर ऑफ द हाउस पर, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि हम राज्य का दर्जा देंगे जैसे ही मौका मिलेगा। बल्कि अभी हाल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में कहा, हाउस में अमित शाह ने कहा था, तो उस हिसाब से उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस बातचीत को हम नहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।